हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीजेंड्स टीम ईयर 1958 हार्मोनी फॉल्स में वांडल के क्रिएचर बनाने वाले मिशन को बर्बाद कर वेव राइडर पर लौट आते हैं। पर सारा, केंड्रा और एटम यही हार्मोनी फॉल्स में अपनी छोटी चीजें लाने और करीबी दोस्तों को बाय करने जाते हैं। तब स्नार्ट, हंटर, प्रोफेसर आइंस्टीन और जेफरसन इनका वेव राइडर पर ही वेट कर रहे होते हैं। तभी वेव राइडर पर क्रोनस पहुंचता है और इन पर हमला करने लगता है और मौका पाते ही क्रोनस वेव राइडर के सिस्टम में भी गड़बड़ी कर इसे स्टार्ट कर देता है और फिर स्नार्ट को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो ये क्रोनस को मारने के लिए प्रोफेसर आइंस्टीन और जेफरसन जब साइड में जाकर फायर स्टॉर्म बनते हैं, उनके शरीर से निकली एनर्जी के कारण वेव राइडर के पीछे वाले हिस्से में आग लग जाती है। तब हंटर इन्हें बताता है फायर स्टॉर्म बनने की जरूरत नहीं है, क्रोनस स्नार्ट को लेकर ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है और तो और उसने वेव राइडर के सिस्टम में भी गड़बड़ी कर दी है, इसलिए हम वेव राइडर को अभी रोक नहीं पाएंगे। तभी अब हम हंटर को देखते हैं जो कि फौरन ही गिडियन के सिस्टम को रीसेट मार देता है और फिर अपने दोस्तों से बोलता है अब क्रोनस आखिर स्नार्ट को क्यों ले गया होगा, बात जो भी है वो हमें गिडियन के रीसेट होने पर ही पता चल पाएगी। और अभी के लिए फिलहाल तुम दोनों अच्छी तरीके से सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाओ, क्योंकि जब तक गिडियन रीसेट मोड में है हमारी वेव राइडर टाइमलाइन में इधर उधर मूव करती ही रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई भी लोकेशन सेट नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। अब जब तक गिडियन रीसेट मोड में है ना ही वेव राइडर रुक सकती है, ना ही हम अपने मुताबिक लोकेशन पर जा सकते हैं। तो इधर अब हम सारा, केंड्रा और एटम को देखते हैं। जब वे वापस लौटते हैं वेव राइडर में लगी आग के साथ इसे जाते देख इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वेव राइडर में ऐसा क्या हो गया कि इसमें आग लग गई और उनके दोस्त ने इन तीनों को यहाँ क्यों छोड़ दिया। अब इन्हीं कंफ्यूजन के साथ चलिए आज के एपिसोड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमने एपिसोड नंबर 8 को खत्म करी थी, यानी कि हार्मोनी फॉल्स ईयर 1958 में। जहाँ वेव राइडर के जाने के बाद पहले तो ये तीनों यहाँ पर 10 मिनट तक इंतजार करते हैं, ये सोचकर कि शायद इनके दोस्त वापस लौट आएंगे। फिर यहाँ 10 घंटों तक भी इंतजार करने के बाद भी जब वेव राइडर नहीं लौटती है, तब ये लोग वांडल, जो कि अभी भी जिंदा था, उससे छिपने के लिए अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अब हमें 10 दिन बाद दिखाया जाता है जब ये तीनों एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होकर चीजें अरेंज कर अपना दिन काट रहे होते हैं। वही एटम केंड्रा और सारा को बताता है वो 10 दिनों से एक टाइम बीकन रेडियो बना रहा है जिससे कि वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जब फाइनली टाइम बीकन के रेडी होने के बाद इसकी चेक करने की बारी आती है, इसमें शॉर्ट सर्किट लग जाता है, जिसे देख अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर सारा एटम को बोलती है यूँ झूठी उम्मीद करना बंद करो, तुमने देखा था ना वेव राइडर में आग लगी थी, अब हमारे दोस्त जिंदा नहीं है, अब हम तीनों को भी अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जीना सीखना होगा। और फिर ये बोलकर सारा यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर केंड्रा और एटम से कहीं दूर चली जाती है। जिसके बाद अब व्यूअर्स को 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि अब एटम एक फिजिक्स टीचर बनकर कॉलेज में पढ़ाने लगा है और आज ये दोनों यहाँ हार्मोनी फॉल्स में अपना दूसरा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ के एक पार्क में बैठकर, ये बोलते हुए कि आज ही के दिन 2 साल पहले हमने हार्मोनी फॉल्स में शुरुआत करी थी अपने इस नए जिंदगी की। तब यहाँ एटम एज अ गिफ्ट केंड्रा को टाइम वीकेंड रेडियो दिखाता है जो कि अब पूरी तरीके से बनकर तैयार थी। तो ये अब दूसरी तरफ हमें वेव राइडर पे दिखाया जाता है जहाँ की अब फाइनली गिडियन रीसेट होकर इन तीनों को हार्मोनी फॉल्स ईयर 1960 में लाती है, जिसे देख हंटर गिडियन को ईयर 1958 में चलने बोलता है जहाँ से उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ा था। जिस पर गिडियन रिप्लाई करती है पिछली बार क्रोनस ने इनके सिस्टम से ईयर 1958 और ईयर 1959 को निकाल दिया था, इसीलिए अब गिडियन चाह कर भी 1958 और 59 में लौट नहीं सकती है। जिसे सुना अब हंटर गिडियन को ईयर 1960 में अपने दोस्तों को ट्रैक कर उनके पास चलने बोलता है। जिसके बाद अब हम वेव राइडर को देखते हैं जो कि सीधे अब पार्क में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए केंड्रा और एटम के बस सामने जाके रुकती है। जिसे देख ये दोनों तो पहले दंग हो जाते हैं, फिर अपने दोस्तों को सही सलामत देख खुश होकर वेव राइडर पर चढ़ जाते हैं और फिर आपस में इन सब के साथ इन 2 सालों में क्या क्या हुआ इस बारे में डिस्कस करते हैं। तब आखिर में इनको ये समझ नहीं आता है कि आखिर क्रोनस अपने साथ स्नार्ट को क्यों ले गया होगा, क्योंकि देखा जाए तो क्रोनस तो सिर्फ हंटर के पीछे पड़ा था। तो वहीं अब हंटर केंड्रा और एटम से सारा के बारे में पूछता है
तब इन दोनों को भी ये मालूम नहीं होता है कि आखिर सारा इस वक्त कहाँ पर है। तभी केनरा को याद आता है कि जब तक सारा इनके साथ रह रही थी वो नंदा पर्वत का जिक्र किया करती थी, जहाँ पर सारा ने अपनी जिंदगी की असली शुरुआत करी थी, वहाँ के लीग ऑफ एसेसियन में रहकर। और सारा की स्पेशल फाइट ट्रेनिंग भी वहीं पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल ना आपको एरो सीरीज के सीजन 2 में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे कंटिन्यू होने वाली है। अब चूंकि सारा ने अपने लाइफ के इतना अहम वक्त नंदा पर्वत पे गुजारा था, सारा की एक अटैचमेंट इस जगह से जुड़ी हुई थी, इसलिए केनरा इन सबको बताती है शायद सारा इन्हें नंदा पर्वत पे ही मिल सकती है। जिसे सुन हंटर बोलता है, लीग ऑफ एसेसियन एक प्राचीन संस्था है जहाँ पर स्पेशल फाइटर तैयार किए जाते हैं। और इस वक्त यानी कि ईयर 1960 में इस लीग का हेड रस एल गुल है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और मैनिपुलेटिव है। पता नहीं इन 2 सालों में सारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इतना बोल अब यहाँ पर हंटर गिडियन को नंदा पर्वत चलने का आदेश देता है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें क्रोनस को उसके शिप पर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्नार्ट भी बंधा होता है। और क्रोनस से चिल्ला चिल्ला कर पूछता है, देखो अगर मारना है तो मुझे मार दो, इस तरह बांध कर कब तक रखोगे मुझे? और बाय द वे, तुम्हारा शिकार तो हंटर था ना, मुझे किस खुशी में उठा लाए? तभी यहाँ क्रोनस अपना मास्क उतारता है तो ये क्रोनस नहीं बल्कि फ्रेंड्स मिक होता है, जिसे देख स्नार्ट हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अब हम व्यूअर्स को वही पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे स्नार्ट मिक को मारने ले गया था, पर स्नार्ट मिक को मारता नहीं है बल्कि उसे उसी सुनसान जगह पर जिंदा छोड़कर खुद वेव राइडर पर लौट आया था। जिसके बाद अब यहाँ पर मिक बोलना स्टार्ट करता है कि जिस वक्त स्नार्ट ने मिक को सुनसान जगह पर छोड़कर वो लौट आया था, तब टाइम मास्टर क्रोनस इसे अपने साथ उठाकर ले गया था और मिक को 2 ऑप्शन दिया गया था, या तो इसे मार दिया जाए या फिर इसे टाइम मास्टर बनकर वेव राइडर को वापस लाने में मदद करनी होगी, क्योंकि ये हंटर की टीम में था पहले, तो इसे सबकी कमजोरी मालूम होगी। जिस पर मिक मरने के बजाय टाइम मास्टर बन जाता है, जिसके लिए उसे वैनिसिंग पॉइंट में ले जाकर ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये वैनिसिंग पॉइंट यूनिवर्स की एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर समय काउंट नहीं होता, मीन्स कि समय वहीं पर रुका सा रहता है, जिसमें कारा यानी कि सुपर गर्ल की शिप भी अटक गई थी। कुछ याद आया आपको सुपर गर्ल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में? आपने देखा होगा ना? नहीं देखा है? नहीं देखा है तो जाइए हमारे सेकंड चैनल 13+ पे देखिए, वहाँ पे सुपर गर्ल सीरीज भी चल रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे मिक ये सारी चीजें बताने के साथ स्नार्ट को बोलता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। मैं पहले सेंट्रल सिटी जाकर तुम्हारी प्यारी बहन लिसा को मारूंगा। तो फ्रेंड्स, लिसा याद है ना आपको, फ्लैश सीरीज में थी सिस्को की क्रश। वही मिक ये बोल ही रहा होता है कि तभी इसके शिप से पता चलता है वेव राइडर ने अपनी डायरेक्शन नंदा पर्वत की तरफ सेट कर ली है, जिसे सुन अब मिक भी अपने शिप को वेव राइडर के पीछे लगा देता है। तो ये अब आगे के सीन में हमें नंदा पर्वत पे द लीग ऑफ एसेसियन में सारा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ रस एल गुल से पूरी तरीके से प्रभावित होकर अपना जीवन गुजार रही होती है। अब चूंकि सारा तो पहले से ही इसी लीग के सारे फाइटर मूव्स को फ्यूचर से सीखी होती है रस उल की छोटी बेटी नायसा के साथ, पर सारा यहाँ अपनी फ्यूचर वाली बात छुपा के रहती है। जिसके बाद अब हम सारा को देखते हैं, जिसके फाइट मूव से रस उल काफी इम्प्रेस हो चुका था और सारा को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर यहाँ से कहीं बाहर जाने से मना कर देता है। वहीं अब अपनी आज की प्रैक्टिस खत्म कर सारा जब अपने कमरे में सोने जाती है, तभी रात के वक्त वेव राइडर से इसके बाकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं और सारे पहरेदारों से बचते हुए धीरे से चुपचाप आखिरकार हंटर सारा के कमरे में पहुंच ही जाता है और फिर सारा को धीरे से जगाकर अपने साथ चुपचाप निकल चलने को बोलता है। अब चूंकि सारा तो यहाँ 2 सालों से रसूल की पूरी तरीके से वफादार बन चुकी थी, सारा यहाँ चिल्ला चिल्लाकर सारे गार्ड को बुलाकर हंटर और अपने बाकी साथियों को गिरफ्तार करवा देती है और एटम का सूट वाला डब्बा अपने कब्जे में लेकर इन सभी के हाथ को बंधवाकर जेल में डलवा देती है और फिर यहाँ से रसूल के पास चली जाती है, जिसके बिहेवियर को देख हंटर बोलता है जिसका डर था वही हुआ। सारा पूरी तरीके से रसूल के बातों में आ गई है, अपनी पुरानी बातों को भूलकर। अब आगे हंटर एक प्लान बनाता है, जिसके तहत हंटर बताता है कि रसूल को लीडर और चैलेंज देने वाला लोग काफी पसंद आते हैं और ये लोग रसूल को चैलेंज में हरा देंगे तो शायद रसूल इनको सारा के साथ इन्हें आजाद कर दे। जिसके बाद अब हम हंटर को देखते हैं, जो कि चिल्ला चिल्लाकर यहाँ मौजूद गार्ड्स को बुलाता है और अपने साथ अपने साथियों को रसूल के सामने ले चलने बोलता है
और फिर रसूल के सामने जाते ही हंटर उसे चैलेंज करते हुए बोलता है, अगर आपके लीग में से किसी मेंबर में इतना पावर है ना तो मेरी टीम मेंबर को हरा के दिखाए। क्यों ना हम एक मुकाबला रख ले इसे चेक करने के लिए कि कौन कितना काबिल है। जिसे सुन अब रसूल अपनी तरफ से सारा को आगे कर हंटर को बोलता है, अब तुम्हारी बारी, देखते हैं तुम में से कौन सारा को हरा सकता है। जिस पर अब हंटर यहाँ सारा के सामने केंड्रा यानी कि हमारी हॉग गॉडेस को सामने करता है और अब यहाँ पर हम व्यूअर्स को सारा वर्सेस हॉग गॉडेस की एक जोरदार फाइट दिखाई जाती है, जहाँ सारा जीतते हुए केंड्रा के पंखों पर वार कर उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है और बस जान से मारने ही वाली होती है कि तभी केंड्रा यहाँ सारा को बोलती है, सारा तुम खूनी नहीं हो, याद करो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने ब्लड लस्ट पे कंट्रोल करोगी, याद करो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। जिसे सुनकर कि अब हम सारा को देखते हैं, जिसे कि अब सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। तभी यहाँ पर मिक भी पहुंच जाता है क्रोनस की तरफ ही ड्रेसअप किए हुए और इन सभी पे अपने फ्यूचर वाली हाईटेक गन से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देख हंटर को लगता है कि ये यहाँ पर फिर से क्रोनस आ गया। जिसके बाद वो रसूल को बोलता है, अपनी लीग को बचानी है ना तो हमारे हाथ खुलवा दो, क्योंकि इस क्रोनस से सिर्फ हम ही निपट सकते हैं। जिसे सुन अब रसूल इनके हाथों को खुलवा देता है। तब हम देखते हैं यहाँ पे सारे लीजेंड्स एक बार फिर से मिक को क्रोनस समझकर इसे रोकने में लग जाते हैं। तब हम सारा को देखते हैं जो कि एटम का सूट भी वापस लौटा देती है और फायर स्टॉर्म भी अब हमला करने को पूरी तरीके से तैयार होता है। यानी कि कुल मिलाकर इस बार ये लोग मिक को क्रोनस समझकर पूरी तरीके से मारने को घेर लेते हैं। तो इधर अब हम स्नार्ट को देखते हैं जो कि मिक के शिप पर ना होने का फायदा उठाते हुए अपने बंधे हाथ को खोलने की कोशिश करता है। तभी स्नार्ट की नज़र अपने कोल्ड गन पे पड़ती है, जिसे अपने पैरों के सहारे स्टार्ट कर अपने हाथों के लॉक को खोल लेता है, पर इसमें स्नार्ट की एक हाथ पूरी तरीके से कट जाती है। जिसके बावजूद भी स्नार्ट यहाँ पर किसी तरीके से शिप से उतरकर लीग के अंदर जाकर अपने साथियों को मिक को मारने से रोकता हुआ बोलता है, ये क्रोनस नहीं बल्कि मिक है। जिसे देख ये सभी दंग रह जाते हैं। उसके बाद मिक को यहाँ बेहोश कर वेव राइडर के जेल में डाल दिया जाता है। तो ही अब हंटर रसूल से उसे हुए परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सारा को यहाँ से अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगता है, जिस पर यहाँ रसूल अपने लीग को तबाह होने से बचाने के बदले ना चाहते हुए सारा को वापस जाने देने की अनुमति दे देता है। जिसके बाद ये लोग वापस से वेव राइडर पर लौट आते हैं। तब तक मिक को भी होश आ जाता है, जो इन लोगों को धमकाते हुए सबको जान से मार देने की धमकी देता है। जिसे देख ये लोग इग्नोर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब इधर स्नार्ट के कटे हाथ को भी हंटर गिडियन के हाईटेक डिवाइस के जरिए वापस से ठीक कर देता है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम हंटर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बताता है वांडल सेवेज को बर्बाद करने के लिए इनका अगला पड़ाव फ्यूचर ईयर 2147 कैसनिया में होने वाला है, जिसके लिए अब ये लोग निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब ये ईयर 2147 में क्या होने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।